एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 38। चलिए सेट नंबर 38 में स्वागत करता हूं आप सबका और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। देखिए, ये वाला एपिसोड के बाद में एक जो सेट नंबर 39 लाऊंगा वो मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड जो आप 10 क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन पे आधारित होगा, जिसका जो सूत्र है इस वाले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 371 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। झील जमने पर मछली झील के अंदर कैसे जीवित रह जाती है? आप अगर कभी झील गए होंगे जम्मू कश्मीर इधर, तो ऊपर देखिए ध्यान से तो बर्फ रहता है जबकि नीचे पानी रहता है, तो उस पानी में कैसे जीवित रहती है? तो इस वाले क्वेश्चन में हम सब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झील के ऊपर सिर्फ बर्फ जमा रहता है, नीचे जल समान अवस्था में ही रहता है, इस कारण से जीवित रहती है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमेगा, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल नहीं जमेगा। सिंपल सा बात है। तो जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, घटता नहीं है, घटेगा तो फिर वो बर्फ बन जाएगा। तो 0 डिग्री पे तो जल बर्फ के रूप में है, तो वहां पे तो मछली जीवित नहीं रहेगी। लेकिन 0 डिग्री से अगर आप नीचे जाएंगे 1 2 3 4 और भी नीचे चले जाएंगे 5 10 15 जो भी हो, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो जल पुनः जल की ही अवस्था में रहेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जिसमें आपको पता है मछली आसानी से तैर सकता है। तो इस कारण से झील जमने पर भी मछली क्या होता है? तैर लेता है और वो जीवित रहता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो झील के अंदर पानी रहने की वजह से फिशेस जीवित रहती है। ठीक है, 372 कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। तो आयतन के 3 मात्रक होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। लीटर या मीटर क्यूब, यानी मीटर पे 3 पावर, बैरल और गैलन। अब इधर कुछ वैल्यू है, आप इसको याद कर लें, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो 1 लीटर बराबर होता है 10 पे पावर -3 मीटर या 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, बहुत बार एग्जाम में आया है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। उसके बाद नीचे देखिए एक चीज मैं लिखा हूं, एक मोल गैस का आयतन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई कर लेंगे आप सब। एक मोल गैस का आयतन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होता है, एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 373 मोल क्या होता है? ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी मोल गैस आया था। तो मोल क्या होता है? तो मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर। ठीक है, जमा करना, यानी अणु, परमाणु और आयनों का ढेर मोल कहलाता है। एक मोल में 6.022 गुना 10 पे पावर 23 अणु, ऐसे आप लिख सकते हैं, परमाणु और आयन पाए जाते हैं, जिसे एवोग्रादो संख्या कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है, एवोग्रादो संख्या बराबर कितना होता है? तो 6.02222 गुना 10 पे पावर 23। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। मोल बराबर होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे। अभी आगे हम सब जानेंगे मोलर द्रव्यमान क्या होता है, और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बनवाऊंगा। ठीक है, जो कि अगले एपिसोड में बनवाऊंगा। बस यहाँ पे 1-2 उदाहरण से हम सब समझेंगे। एसटीपी क्या होता है? तो मानक ताप दाब, इसका हिंदी होता है। तो इसका वैल्यू तापमान पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 243 केल्विन, और दाब पर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो 10 पे पावर 5 पास्कल भी आप याद रख सकते हैं। तो एसटीपी का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 243 केल्विन, और दाब कितना होता है? तो 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक है, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन वाला देखिए, 374 मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान कहते हैं इसको। आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको, और बाकी इस पे क्वेश्चन मैं अगले एपिसोड में आप सबके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो पहला है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। अगर आपको पूछ ले H2 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो 1 गुना, चूंकि वहां पे 2 अणु है तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ग्राम हो जाएगा। तो यह 2 ग्राम क्या होगा? यही 2 ग्राम 1 मोल होता है। ठीक है, जैसे CO2, तो CO2 का कैसे निकालेंगे आप? 44 ग्राम हो गया। कैसे हो गया? तो कार्बन का बाबू परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम होता है,
चूंकि ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का 2 अणु है, ध्यान से देखें तो CO2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, तो 16 गुना जब आप 2 करेंगे तो 32 होगा, और 32 गुना जो 32 में 12 को जोड़ेंगे जब तो वो 44 होगा, और यह 44 ग्राम 1 मोल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। सिर्फ अगर आपको ऑक्सीजन का निकालने बोल देता, O2 दे देता, तो कैसे निकालते? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, चूंकि यहाँ पे 2 अणु है तो 2 से गुना करेंगे, तो 16 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, यही 32 क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। यानी परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और यौगिक द्रव्यमान तीनों एक ही इंसान का 3 नाम है, और इसी को 1 मोल कहा जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और इसी पे आधारित नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए 375, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का कुल परमाणु द्रव्यमान कितना होगा जो कि 1 मोल के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 64 ग्राम। कैसे होगा? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया हूं। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अभी आप याद कर लिए 16 होता है, तो S तो एक ही है तो उसका 32 लिखा गया। O2 कितना है? 16। ठीक है, तो O2 का क्या लिखाएगा? तो O का 16 होगा, यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, उसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में O2 का 2 अणु है। ठीक है, O का 2 अणु है, तो 16 गुना 2 करेंगे तो 32, और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 ग्राम। एक अन्य उदाहरण से भी आप समझें, आपको निकालने बोल देगा CaCO3 का कैल्शियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान। आप कैसे निकालेंगे? ये परमाणु द्रव्यमान जो कि 1 मोल के बराबर होता है, आप कैसे निकालेंगे? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 ग्राम, तो Ca के बदले में लिखा गया 40 ग्राम। सी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, यह आपके किसी भी बुक में दिया होगा द्रव्यमान, या मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, इसी पढ़ाने के दौरान में ही। O3 का कैसे होगा? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे O के साथ 3 है तो 3 से गुना कर दिए तो 16 या 48, 48 और 12 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 और 40 को जोड़ेंगे तो वो 100 ग्राम हो जाएगा। यानी CaCO3 का यानी कैल्शियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान 100 ग्राम होता है, और यही 100 ग्राम क्या कहलाएगा? तो यही 100 ग्राम 1 मोल कहलाता है। इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही बोल दिया, अगले वीडियो में हम सब जानेंगे एनसीईआरटी का सेट नंबर 39 में। ठीक है, चलिए 376 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376, सल्फर डाइऑक्साइड के 16 ग्रामों में मोलों की संख्या ज्ञात करें। चलिए एक और टाइप का सवाल है ये, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम सब? तो n बराबर होगा स्मॉल m बटे कैपिटल M, यानी छोटी m बटे बड़ी M। अब ये छोटी m हमेशा आप क्या लेंगे? जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान, यानी क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? 16 ग्राम दिया हुआ है, इसलिए इस m के जगह पे क्या लिख दिए? 16। बड़ी m के जगह पे आप क्या लिखेंगे? परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, जो 1 मोल के बराबर होता है। अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो हम सब पिछले क्वेश्चन में जाने कैसे निकालेंगे। तो SO2 का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सल्फर, S से सल्फर हो गया, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। तो 16 गुना कितना करेंगे? 2, क्योंकि वहां पे O2 है, तो 16 गुना 2 करेंगे तो 32 होगा, और 32 को जोड़ेंगे तो 64। तो परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कितना आ गया आपका? 64 ग्राम हो गया, जो बड़ी m के जगह पे लिखा जाएगा। और 16 से जब आप इसको कटाएंगे तो 16 का 16 और 16 चौकी 64, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 1/4। यानी सल्फर डाइऑक्साइड के 16 ग्रामों में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1/4। ठीक है, इसके ऊपर हम सब सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 377, कठोरता को किससे मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्लेरोमीटर, यानी त्वरण मापी से मापते हैं। कठोरता का माप मोहो स्केल पर भी करते हैं हम सब। मोहो स्केल पर किसी वस्तु की कठोरता 1 से 10 तक मापते हैं, यानी उसका जो वैल्यू होगा वो 1 से 10 तक होगा। 10 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे होंगे। जैसे जैसे 1 से ऊपर जाएंगे वस्तु कठोर होती चली जाएगी, यानी अगर कोई वस्तु का वैल्यू 1 है तो वो कठोर वस्तु नहीं है, वो मुलायम वस्तु होगी। जबकि किसी का वैल्यू 10 और 9, 8, 7 ऐसे है, ज्यादा से ज्यादा है, तो वो वस्तु कठोर होगी। हीरा सबसे कठोर धातु होता है, यानी उसका वैल्यूएशन कितना हम सब लगाएंगे? तो 10 लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे 1 से ऊपर जाएंगे वस्तु कठोर होती चली जाएगी, और जैसे जैसे 10 से नीचे आएंगे वस्तु मुलायम होती चली जाएगी। सबसे कठोर वस्तु हीरा, जैसा कि मैं बात किया, और हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 2.42 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कठोरता को किससे मापते हैं? तो त्वरण मापी से मापा जाता है, और इसका एक स्केल आता है जिसको MHO यानी महो कहा जाता है, और इसका वैल्यूएशन कितना होता है? 1 से 10 तक। ऐसे जब प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 378, 378, पदार्थ भौतिक रूप से कितने भागों में बटा है?
तो पदार्थ भौतिक रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस, चौथा हो गया प्लाज्मा और पांचवा हो गया बोस-आइंस्टाइन संघनन। इसके बारे में हम सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतना ही जान लीजिए कि ठोस, द्रव और गैस ये कमरे के ताप पर पाया जाता है। इसका सूक्ष्म कण अणु और परमाणु का होगा, ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं आप सब। इसका सूक्ष्म कण अणु और परमाणु का होगा। प्लाज्मा में आते हैं तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। बहुत बार एग्जाम में आया है कि पदार्थ का चौथा अवस्था तो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का सूक्ष्म कण आयन होता है। प्लाज्मा पदार्थ की एकमात्र अवस्था है जो उच्च ताप पर पाई जाती है। पांचवा है बोस-आइंस्टाइन संघनन, यह निम्नतम ताप के निकट होता है, यानी परम शून्य ताप के निकट होता है। तो प्लाज्मा हो गया उच्च ताप और यह हो गया निम्नतम ताप, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 379, परम शून्य ताप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा तापमान जिस पर गैस का गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए, गुण समाप्त हो जाए, आयतन शून्य हो जाए, तो यह तापमान परम शून्य तापमान कहलाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 0 केल्विन या -273.15 सेल्सियस होगा। तो आपसे डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? परम शून्य तापमान। या 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? तो परम शून्य तापमान, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 380, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, रवादार ठोस, बेरवादार ठोस। इसके बारे में हम सब अगले एपिसोड में हम सब जानेंगे। फिलहाल ठोस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है, यानी नियत होता है। ठोस को आप पकड़ सकते हैं, लिक्विड को आप पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब हाथ से पकड़ नहीं सकते क्योंकि उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, वो किधर भी बह जाएगा। गैस का तो ना आकार है ना आयतन है, ठीक है। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित है। ठोस के अणु आपस में उच्च अंतर आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। अगर कोई वस्तु बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, जैसे लोहा, तो लोहा का अंतर आणविक बल आपस में बहुत सटे होते हैं जिसकी वजह से वो लोहा बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। इसके अंगों के बीच गति नगण्य होता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका जो बीच का दूरी है, जैसे ये डॉट 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 समझ लीजिए, इन दोनों के बीच का जो दूरी है इसी को अंतर आणविक बल बोलते हैं। ये बहुत अधिक रहता है ठोस में, और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको स्थान बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान, जो कि बहुत कम रहता है, गति नगण्य होता है, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस का प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 38। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। और आराम आराम से पढ़ें। अभी पूरा केमिस्ट्री हम सब कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का, और फिर जाकर के फिजिक्स या बायोलॉजी में शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगले बिहार एसएससी हो, 70 बीपीएससी हो, या फिर दरोगा का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो आगे आने वाला है अगस्त में, उससे पहले ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।